हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस थ्योरम। इससे पहले वाले लेक्चर में हम इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था कि मैं इस वाले पोर्शन को लेके चली थी और मैंने ये वाला पार्ट प्रूफ किया था, ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है। तो अब हम यहाँ पे ये लेके चलेंगे कि P मेरे पास प्रोजेक्शन होगा। अब मुझे प्रूफ करना होगा कि जो PIs है, मतलब P1, P2, P3, P4 सो ऑन Pn तक, वो सभी क्या है, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है। और मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास दो प्रोजेक्शन है P और Q, तो वो ऑर्थोगोनल कब होंगे, PQ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे PI की बात, मतलब P1, P2, P3 इस तरीके से बात चल रही, तो मैंने यहाँ पे PI और PJ ले ली, दो प्रोजेक्शन ले ली, तो वे ऑर्थोगोनल कब होंगे, PI और PJ इक्वल टू 0, ठीक है। एंड जो I और J हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू 1 लेती हूँ तो J की वैल्यू मेरे पास 1 नहीं होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आएंगे पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, क्योंकि पेयर वाइज का मतलब क्या है कि दोनों प्रोजेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। एक प्रोजेक्शन ये है, दूसरी प्रोजेक्शन ये है, दो का पेयर, ठीक है। इस तरीके से पेयर का मतलब जब हम बात करते हैं तो पेयर मीन्स दो का ही पेयर बनता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बनाया है। तो P एक हमारे पास, जैसे कि हम बात करेंगे, एक P1 होगी, दूसरी P2, तो ये पेयर बना दिया प्रोजेक्शन का, ठीक है। तो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल का मतलब समझ आ गया, PI PJ इक्वल टू 0, जहाँ पे I और J दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमने प्रोजेक्शन ली थी हिल्बर्ट स्पेस में, P और Q दोनों डिफरेंट थी कि P एक प्रोजेक्शन है, Q एक प्रोजेक्शन है। वो ऑर्थोगोनल कब होंगी, जब PQ इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पे जितनी भी हैं P1, P2, P3 सो ऑन Pn तक, वो ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब PI और PJ इक्वल टू 0, जहाँ पे दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कि P1 लूंगी तो P2, P3, P4 सो ऑन P1, Pn, इस तरीके से कि ये इक्वल टू 0, ये चीज हमें दिखाना है। तो वहां पे हमने जनरली ले लिया है ये और ये नॉट इक्वल। और दिस इज द थर्ड पार्ट है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के इस लेक्चर में सिर्फ हम यही करेंगे, ये लेके चलेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। क्लियर बेटा? अब देखो, मैंने सपोज कर लिया, मान लिया कि P मेरे पास प्रोजेक्शन है। अगर P प्रोजेक्शन है तो वो एडेम्पोटेंट और सेल्फ एडजॉइंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस में तो प्रोजेक्शन की यही होती है कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करे और मेरे पास वो प्रोजेक्शन बन जाती है। तो इसका मतलब अगर P प्रोजेक्शन है तो एडेम्पोटेंट और सेल्फ एडजॉइंट होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि 2 हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में आ चुकी है। अब P मेरे पास क्या दिस है, ये तो लिया हुआ मैंने P, ओके। मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये मेरे पास क्या, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। इसका मतलब क्या है कि PI PJ इक्वल टू 0, जहाँ पे I और J मेरे पास इक्वल नहीं है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी आपको कि कोई दो प्रोजेक्शन है, उनको ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए ये चीज है। तो यहाँ पे P की जगह PI है और Q की जगह PJ है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ये चीज लिखी थी कि अगर मेरे को दो प्रोजेक्शन कोई भी है ऑर्थोगोनल है, तो इफ एंड ओनली इफ उनके जो रेंज स्पेसेस हैं वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये मैं यही तो दिखा रही हूँ ऑर्थोगोनल। अगर मुझे दोनों प्रोजेक्शन को ऑर्थोगोनल दिखाना है तो इसके लिए अगर मैं ये दिखा दूं कि उनके रेंज स्पेसेस क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो बाय दिस डेफिनेशन मैं लिख सकती हूँ कि ये दोनों प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो वो चीज हम यहाँ पे करेंगे, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे अपनाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लेट नहीं किया, वो उसी तरीके से है। तो मैं आपको शुरू में ही समझा रही हूँ कि मैंने एक PI का जो रेंज है, वो रेंज स्पेस जो है वो मैंने यहाँ पे MI ले लिया, और PJ का जो रेंज स्पेस है वो MJ ले लिया। तो मुझे इनको ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए मैं अपनी मतलब जो कंफर्टेबल जोन के लिए मैं क्या करूंगी कि इसके रेंज स्पेस और इसके रेंज स्पेस को ऑर्थोगोनल दिखा दूंगी। अगर ये दोनों रेंज स्पेस ऑर्थोगोनल हो जाएंगे तो मैं बाय दिस मैं ये लिख सकती हूँ कि ये दोनों क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। इसका मतलब इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? अब देखो, अब इसको मेरे को ऑर्थोगोनल दिखाना है। ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए मैं क्या करती हूँ, पहले इसका एक वेक्टर लेके चलती हूँ।
लेट x बी ए वेक्टर इन रेंज ऑफ पी आई। पी आई की रेंज क्या है मैंने मानी यहाँ पे एम आई, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि पी आई की जो रेंज है वहां से मैंने एक वेक्टर ले लिया, इसका मतलब क्या है कि एम आई से। ओके, सो डेट x बराबर पी आई एक्स। अब ये कैसे लिखा, देखो हमने एक थ्योरम की थी कि इफ p इज ए प्रोजेक्शन ऑन m, देन अगर कोई वेक्टर है जो कि इसकी m से बिलोंग कर रहा है, तो इफ एंड ओनली इफ का केस था px इक्वल टू x। अब इसको हमने पढ़ा कैसे था कि p मेरे पास कोई प्रोजेक्शन है ऑन m पे, तो m मेरे पास क्या हो गया, रेंज। अगर कोई वेक्टर रेंज से बिलोंग कर रहा है और इस पे क्या है, प्रोजेक्शन p है, तो अगर मैं इस पे p लगाऊं तो मुझे एज इट इज यही वेक्टर मिल जाएगा। तो वही काम यहाँ पे हुआ है कि पी आई की रेंज मतलब एम आई से मेरे पास ये वेक्टर बिलोंग कर रहा है, तो इस एम आई की प्रोजेक्शन क्या है, पी आई है। तो अगर मैं पी आई इस वेक्टर पे लगाऊंगी तो मेरे को एज इट इज ये वेक्टर मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे किया हुआ है कि x बिलोंग्स टू एम आई, इफ अगर ये चीज है मेरे पास यहाँ पे x बिलोंग्स टू एम आई है मेरे पास, तो इससे मैं इफ एंड ओनली इफ का केस है तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ इस पे क्या कौन सी प्रोजेक्शन है, पी आई, तो पी आई एक्स इक्वल टू एक्स। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, क्लियर। अब देखो आगे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मैंने नॉर्म ले लिया। क्यों लिया, वो आगे जब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे आपको वहां पे समझ आ जाएगा। x लिया, इसका नॉर्म। अब इस x की जगह ये किसके इक्वल है, दिस, ये वैल्यू रख दी। अब मैंने यहाँ पे ये एज इट इज है, सिर्फ i की जगह j लिख दिया और यहाँ पे समीशन लगा दिया और दिस इज द लेस देन। अब ये क्यों लिखा, देखो बेटा मैंने ये वाला पोर्शन लिख लिया। पहले मैं क्या करती हूँ, j की जो यहाँ पे समीशन दिया हुआ है ना, इसको ओपन कर लेती हूँ। तो जब मैं इसको ओपन करूंगी बेटा, तो यहाँ पे j की वैल्यू 1 रखो पहले, तो p1 x दिस, फिर समीशन है तो प्लस होगा, फिर 2, फिर सिमिलरली 3, और कहाँ तक जा रहा है लास्ट में, n तक। क्लियर, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी। और एक चीज और बताना चाहूंगी बेटा, आपको पता होगा कि हमारे पास नॉर्म जो होती है ये दिस, या तो इसकी वैल्यू मेरे पास 0 होती है या पॉजिटिव होती है, मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि इन सब की वैल्यू मेरे पास नॉन नेगेटिव होगी, या तो 0 होगी या क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये सारे टर्म है और यहाँ पे मेरे पास सिंगल क्या टर्म है, इधर देखो नॉर्म ऑफ पी आई दिस, और सॉरी यहाँ पे बेटा x है, यहाँ पे स्केयर है, दोबारा ही लिख देते हैं, पी आई एक्स दिस, ये टर्म है। अब देखो i की वैल्यू मेरे पास क्या हो सकती है, 1 से लेके n तक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म क्या रिप्रेजेंट करूं, सिर्फ 1, i की वैल्यू में 1 पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगी नॉर्म दिस। अब देखो इधर मैंने सिर्फ i की वैल्यू एक ही बार ही तो पुट होगी 1। अब मेरे पास तो ये पूरी टर्म है 1, इस वाले टर्म में ये इसके इक्वल है और इसमें भी कुछ चीजें ऐड हो रही है जो कि मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है। अगर बाई चांस मैं मानूं कि इन सब की वैल्यू 0 है तो मेरे पास ये और ये इक्वल हो गया। ठीक है, एक केस तो हो गया इक्वल वाला। अगर बाई चांस ये 0 नहीं है, इसमें ये चीजें ऐड हो रही है, तो ये बड़ी हो जाएंगी क्योंकि ये तो सिर्फ इसके बराबर है और इधर वाली जो टर्म है इसमें कुछ चीजें ऐड हो रही है, तो ये बड़ी होगी ये छोटी होगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू या तो इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, अगर ये सब 0 बन जाते हैं तो इक्वल हो जाएगी। अब बाई चांस इक्वल नहीं होती है तो अगर ये मेरे पास कोई नॉन जीरो आ जाता है, मतलब इसमें कोई वैल्यू होगी, तो इसमें कुछ चीज ऐड हो रही है, तो ऐड हो रही तो ये चीज बड़ी होगी, तो ये चीज बड़ी होगी। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको रख के बताया है। और दूसरी चीज आप कैसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास दिस है और ये क्या है मेरे पास ऐसे है और इसमें समीशन है, मतलब ये सम है, तो ऑब्वियसली इस टर्म से सम तो बड़ा होगा ही। एक तो लॉजिक ये हो गया और दूसरा ये राइट लॉजिक है कि अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ और इधर
एक बार 1 किया, तो अगर मैं ये सबको 0 रखती हूँ तो ये इक्वल आ जाएगा। बाई चांस इनमें ये 0 नहीं होती है और ये ऐड होती है, तो इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो ये बड़ा बन जाएगा, ये छोटा बन जाएगा, तो वो चीज। ठीक है बेटा। एंड इनका जो सम होगा वो इससे बड़ा होगा। अब मैंने क्या किया, मेरे को एक चीज और पता है, नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये मेरे पास इनर प्रोडक्ट और नॉर्म में रिलेशन होता है। तो मेरे पास नॉर्म के अंदर जो भी होता है इस तरीके से पोर्शन होता है, तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से इनर प्रोडक्ट में। तो इस एक्स की जगह मेरे पास ये है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है पी जे एक्स, तो इस जगह मेरे पास x की जगह क्या आ जाएगा, पी जे एक्स और पी जे एक्स, वही चीज यहाँ पे आ गई है। क्लियर। अब बेटा मैं इसको क्या करूंगी, सॉल्व करूंगी। इतना क्लियर। अब इस चीज को मैंने पूरे को एक साथ लिखा हुआ है अरेंज करके, और कुछ नहीं किया। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे हम। अब देखो सॉल्व किस तरीके से किया है। अब ये पीजे है, पीजे क्या मेरे पास प्रोजेक्शन ही है, तो मतलब पीजे मीन्स P1 से लेके Pn तक, और ये सभी की सभी मेरे पास क्या है, प्रोजेक्शन है। अगर ये मेरे पास प्रोजेक्शन है, तो ये मेरे पास, अगर पीजे की बात कर रही हूँ, तो ये मेरे पास क्या होगा, सेल्फ एडजॉइंट भी होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, एडम्पोटेंट भी होगा। तो मैंने यहाँ पे इस पीजे की जगह ये रख दिया। ठीक है। और जब ये फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो स्टार हट जाएगा, फिर दोनों सेम सेम तो स्केयर आ गया। अब ये एडम्पोटेंट भी है, तो इसकी जगह स्केयर की जगह सिंगल आ गया। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जे की वैल्यू पहले 1 रखी, समीशन है प्लस, फिर 2 रखी प्लस, फिर 3, और कहाँ तक जा रही है, एन तक। क्लियर। अब ये मेरे पास इनर प्रोडक्ट आ गई। अब मेरे को इनको ज्वाइन करना है, कैसे करेंगे, सेम 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 सेम, तो जो सेम सेम होता है कॉमा लगा के सेम, ये इनर प्रोडक्ट का साइन। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, P1x प्लस P2x प्लस P3x प्लस सो ऑन करके Pnx। अब इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें सब में x कॉमन है, कॉमन ले लिया, रिमेनिंग बच गया मेरे पास दिस। ठीक है। अब ये पूरा क्या है मेरे पास बेटा, कैपिटल P। क्लियर। तो वो चीज। अब P मेरे पास मैं क्या लेके चल रही हूँ शुरू में ही, P मेरे पास प्रोजेक्शन है, तो इस P की जगह मैं P स्केयर लिख सकती हूँ, वो चीज लिख दी यहाँ पे। इसको ऐसे लिख सकती हूँ। फिर ये P जब सेकेंड प्लेस पे जाएगा तो इस पे स्टार लग जाएगा। ओके। और स्टार मेरे पास ये क्या होता है, सेल्फ एडजॉइंट, प्रोजेक्शन है ना P, तो सेल्फ एडजॉइंट भी होगा, तो इसका स्टार इसी के इक्वल, तो वो आ जाएगा। ठीक है। अब वही चीज देखो, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट आ गया, सेम सेम है, तो इसको मैं नॉर्म में इस तरीके से लिख सकती हूँ, जो सेम सेम है उसके अंदर रखा एज इट इज। क्लियर। अब मैं लेके ये चली थी दिस दिस, और इसको पूरे को सोल्व करके मेरे पास आ गया दिस। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, बट वी नो डैट इफ P इज ए प्रोजेक्शन ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस देन दिस। ये बेटा हमने थ्योरम प्रूफ की है, इसमें 4 पार्ट थे, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, उसी में हमने ये प्रूफ किया था। देखो P अगर मेरे पास कोई भी प्रोजेक्शन है हिल्बर्ट स्पेस पे, तो उसका ये थर्ड कंडीशन थी कि नॉर्म ऑफ Px लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H। क्लियर। तो वही रिजल्ट हमने यूज किया है। ओके। अब देखो मेरे पास ये पूरी की पूरी मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 लिख ली। अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे नॉर्म ऑफ Px लेस देन नॉर्म ऑफ x। अगर मैं इसको लिख सकती हूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ बेटा, अगर आप एग्री करते हो, स्केयर कर दो दोनों। अब मेरे पास ये चीज़ है यहाँ पे, तो इसको मैं भी लिख सकती हूँ, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा। क्लियर बेटा। अब देखो ये इसके इक्वल है और ये लेस देन है इसके, तो ये वाला भी तो लेस देन हो जाएगा इसके। ठीक है। सिर्फ रीअरेंज कर दिया, इन दोनों को हटा दिया, दिस दिस और दिस, क्योंकि ये इसके इक्वल है और यहाँ से ये इसके इक्वल है, तो ये इससे लेस देन हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये लेस देन हो गया इससे, ये इसके इक्वल है तो ये लेस देन है इससे, तो ये भी लेस देन हो जाएगा इससे। इतना क्लियर।
अब देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करती हूँ, यहाँ पे देखना बेटा, इन दोनों की बात करती हूँ, मैं पहले लिख लेती हूँ दिस, जे की वैल्यू 1 से लेके n, नॉर्म ऑफ पी जे एक्स, दिस। मैंने इस वाले पोर्शन की बात की सिर्फ, तो अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो ये लेस देन है इससे, ठीक है। फिर अब मैं बात करूंगी इससे, तो क्या करते हैं यहाँ पे, नॉर्म ऑफ x दिस 1 से लेके n तक, नॉर्म ऑफ पी जे एक्स दिस, ठीक है। अब इस ये क्या है मेरे पास, a है, ये क्या है b दिस। तो यहाँ से मेरे पास, क्योंकि हम छोटी क्लासेस में जो पढ़ के आए हैं वो पढ़ के आए a लेस देन b हो, b लेस देन a हो, तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू b होगा, ठीक है बेटा। तो वही चीज है, इसको a माना तो a लेस देन b आ गया दिस। तो एक बार ये इससे छोटा है, फिर ये वाला इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। आप इस तरीके से जो छोटी क्लासेस हमारे पास हम पढ़ के आ चुके होते हैं, तो उससे हम थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं जो हमें समझने में कंफर्टेबल हो जाए। तो वही चीज मैंने किया, तो a इक्वल टू बी, इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, क्योंकि एक बार ये इससे छोटा है और ये इससे भी छोटा है, मतलब ये इससे छोटा और ये इससे छोटा, तो दोनों में क्या हो गया, अगर ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है तो इसका मतलब इक्वल होंगे। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखनी है, ओके बेटा। a लेस देन b, b लेस देन a, तो इक्वल टू b, a लेस देन b, b लेस देन a, तो इसका मतलब a इक्वल टू b मीन्स ये इक्वल इसके, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब इस x की वैल्यू क्या है मेरे पास, पी आई एक्स, वो रख दी यहाँ पे। अब क्या किया मैंने, इस समीशन को ओपन कर दिया। अब जब मैंने समीशन ओपन किया तो कहीं ना कहीं बीच में जो j है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं i के इक्वल होगा। क्यों, देखो जो मेरे पास i है वो भी कहाँ से, 1 से लेके n तक, मतलब p1 p2 pn, इनमें से कोई एक प्रोजेक्शन होगी। सिमिलरली जो j है उसमें भी 1 से लेके n तक है, तो इसमें भी मेरे पास p1 p2 pn, तो कहीं ना कहीं पे तो i और j इक्वल हो सकते हैं ना, क्योंकि दोनों सेम ही प्रोजेक्शन करें, यहाँ पे भी मतलब सेम प्रोजेक्शन आ जाए, यहाँ पे भी, तो दोनों इक्वल हो गए। तो वही चीज है, तो बीच में कहीं ना कहीं j इक्वल टू आई होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रोजेक्शन यही है, इससे बाहर कोई प्रोजेक्शन नहीं ले रहे, वो इन्हीं में से ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं i इक्वल टू j हो जाएगा, जहाँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच गया मेरे पास, 0। अब जो यहाँ पे रिमेनिंग, ये सब मैंने इस तरीके से लिख दिए। अब समीशन में j की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, पर जो j की वैल्यू यहाँ पे है वो कौन सी है, j नॉट इक्वल टू i। क्यों, क्योंकि सभी टर्म्स का सम हो रहा है, वो तो हम बात मान रहे हैं, पर जहाँ पे j इक्वल टू i था वो वाली टर्म कैंसिल हो गई है, तो वो इसके अंदर, इस सम के अंदर है ही नहीं है। तो इस सम के अंदर कौन सी टर्म है, जहाँ पे j i के इक्वल नहीं है, क्योंकि j इक्वल टू i वाली टर्म हमारे पास डिलीट हो गई है, कैंसिल हो गई है। क्लियर बेटा, तो ये चीज कैसे आई वो ध्यान में रखना, क्योंकि हमारे नोट्स में क्या है, ये चीजें शॉर्ट में दी हुई है, तो शॉर्ट में है तो उसको ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली क्रैमिंग करो, उसका रीजन है इस तरीके से ओपन किया, कहीं पे आई वाला पोर्शन हो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0, जितनी भी सम बची, जितनी भी टर्म्स यहाँ पे बची बेटा उनका सम कर दिया, पर सम उन टर्म्स का हुआ है जहाँ पे j नॉट इक्वल टू आई, मीन्स जहाँ पे j इक्वल टू आई था, j की वैल्यू इक्वल टू आई थी, वो वाली टर्म हमारे पास कैंसिल होगी, उसके अलावा जितनी भी टर्म्स बची है उनका सम है। क्लियर, अब देखो ये इससे डायरेक्ट ये चीज कैसे लिखी, वैसे तो हम अगर नॉर्मली लैंग्वेज में बोले तो हमें कहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं तो इन सभी टर्म्स का जो सम है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इनकी इंडिविजुअल टर्म्स का भी, इंडिविजुअल टर्म्स क्या होंगी, वो भी 0 होंगी। बट इसका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ बेटा, ये सम ओपन कर लेती हूँ मैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे ओपन भी किया हुआ, देखो ये अब इसमें आई वाला पोर्शन नहीं है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैंने इसको ओपन किया बेटा,
अब ये नॉर्म मैंने क्या बताया आपको, नॉर्म के अंदर की वैल्यू क्या होती है, या तो जीरो या पॉजिटिव। अब मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास पी जे एक्स है ये वाली, ठीक है, तो इसकी वैल्यू या तो जीरो होगी मेरे पास या क्या होगी, पॉजिटिव। इस पूरे टर्म्स की वैल्यू या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। अब देखो ये पूरा सम है, ठीक है, अगर बाय चांस पॉजिटिव मैं मान के चलती हूँ कि इसकी किसी में इनमें से कोई ना कोई एक भी मान ले हम, उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब मान लिया 1 है, तो मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू 1 है और सबकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू सम का हमारे पास जो मतलब सम आएगा वो क्या आएगा 1, बट यहाँ पे क्या गिवन है 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी और दूसरे को मैं मान लो 2, तो मिनिमम मैंने 1 मान के चली और सबको 0 मान लिया, तो एटलीस्ट इसमें से अगर कोई भी एक जीरो मेरे पास नॉन जीरो होगी, मतलब नॉन जीरो मतलब कुछ भी आ जाए पॉजिटिव में पर जीरो ना हो, तो मेरे पास सम जो आएगा वो नॉन जीरो आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो सम को जीरो आने के लिए वो तभी आ सकता है जब हर टर्म मेरे पास जीरो हो। क्लियर, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसकी इन सब की वैल्यू P1 जो P1 केस, P2 P3 जो Pn है, इन सब की वैल्यू जब जीरो होगी तभी इनका सम मेरे पास क्या आएगा, जीरो। अदरवाइज अगर एक भी नॉन जीरो यहाँ पे टर्म आ गई, तो एक भी नॉन जीरो टर्म यहाँ पे आ गई तो इसका सम नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट हमें सम क्या चाहिए, जीरो। तो सम जीरो होने के लिए मतलब पूरा का पूरा सम जीरो होने के लिए ये जो टर्म्स है पी, इसकी भी इसकी जितनी भी टर्म्स है सबकी वैल्यू जीरो होनी जरूरी है। तो इसका मतलब ये वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो। क्लियर, समझ आ गया बेटा, क्योंकि सबका सम मुझे जीरो चाहिए, मुझे पूरा का पूरा सम जो है जीरो चाहिए। अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो सम नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है, पर मुझे क्या चाहिए, जीरो। तो उसके लिए इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको जीरो होना पड़ेगा। तो वही चीज लिखा हुआ था कि अगर किसी भी हमारे पास ये क्या टर्म है, नॉन नेगेटिव है, नॉर्म क्या होता है, नॉन नेगेटिव, उसका स्क्वायर करेंगे वो भी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव टर्म्स का अगर सम मेरे पास इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब उसकी इंडिविजुअल टर्म जो होंगी वो भी क्या होंगी, जीरो होंगी। वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये मेरे पास नॉन नेगेटिव होता है, मतलब या तो जीरो होगी इसकी वैल्यू या पॉजिटिव होगी, और अगर मैं इसमें कोई भी एक नॉन नेगेटिव ले लेती हूँ तो सम मेरे पास नॉन नेगेटिव आ जाएगा। सम जीरो होने के लिए सभी को जीरो होना पड़ेगा। क्लियर, अब देखो स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बहुत सारी आ जाएगा मेरे पास। अब मेरे पास एक रिजल्ट और होता है बेटा, सब रिजल्ट पे ही बेस है कि नॉर्म ऑफ x इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ का केस होता है x इक्वल टू जीरो। कहीं पर ये होता है तो ये लिख देते हैं, ये है तो ये, या हम कह देते हैं कि नॉर्म के अगर नॉर्म किसी की नॉर्म जीरो आ रही है तो उसके अंदर का भी जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे x की जगह ये है, अगर ये पूरा जीरो है तो इसका मतलब इसके अंदर जो होगा वो भी जीरो होगा, तो ये चीज आ गई। क्लियर, अब देखो यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, मेरे पास कोई वेक्टर है, उस पर मैंने पीजे लगाई और उसने क्या, वो क्या हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। मतलब अगर मेरे पास कोई वेक्टर है और उस पर मैंने पीजे लगाई और मुझे सामने वाले की जीरो मिल गई, तो वो किसकी डेफिनेशन होती है, नल स्पेस की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे j नॉट इक्वल टू आई, मतलब जहाँ पे j जो है i के इक्वल नहीं है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बेटा ये ध्यान से समझना, यहाँ पे बेटा देखो मेरे पास x कोई वेक्टर है, उस पर मैंने pj प्रोजेक्शन लगाई और मुझे सामने वाले की जीरो मिल गई, तो इसका मतलब ये जो मेरे पास वेक्टर होगा ये pj के नल स्पेस में जाएगा। ये चीज तो एज इट इज है। इतना क्लियर बेटा, ठीक है। और आप नल स्पेस एंड क्या नाम है, जीरो ऑपरेटर में कंफ्यूज मत होना। जीरो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि उसके साथ कुछ भी ले आओ सभी को जीरो बना देता है, ठीक है। यहाँ पे ये है कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है, उस पर मैंने पीजे लगाई और मुझे सामने वाले की जीरो मिल गई, तो जब जीरो मिल गई तो ये वेक्टर इस प्रोजेक्शन के कहाँ जाएगा, नल स्पेस में। अब देखो इस पीजे जो मेरे पास प्रोजेक्शन में लेके चल रही थी,
इसका रेंज स्पेस क्या है, mj, pj है ना यहाँ पे, तो pj का रेंज स्पेस क्या है, mj। और मैंने बताया था हिल्बर्ट स्पेस में अगर रेंज स्पेस mj है तो नल स्पेस क्या होता है, इसके ऊपर ये लगा देते हैं, मतलब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ mj। क्लियर। तो x बिलोंग कर रहा है नल स्पेस ऑफ pj और pj का नल स्पेस क्या हो जाएगा, ये। तो जो नल स्पेस है वो डिपेंड करता है हमारे पास रेंज स्पेस पे, कि रेंज मेरे पास mj है तो नल स्पेस ये हो जाएगा। अब देखो बेटा, मैं वेक्टर जो है वो लेके चली थी pi के रेंज में, मतलब किसका, mi का। क्लियर। तो क्योंकि mi pi का रेंज स्पेस क्या है, mi है ना, मैं वेक्टर लेके चली थी mi का और मैंने पहुंचा दिया इसमें, तो और ये एक आर्बिट्रेरी था, ठीक है। तो पूरा का पूरा mi किसके अंदर चला जाएगा बेटा, सॉरी बेटा, इसके अंदर। और ये चीज मेरे साथ कंडीशन चल ही रही है कि i नॉट इक्वल टू j। क्लियर बेटा। अब देखो ये चीज आने के बाद मैंने लिख दिया कि दिस। अब ये कैसे लिखा, आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने जो थ्योरम करी थी उसमें क्या होता था, m ऑर्थोगोनल है n, तो मैं लिख देती थी n कंटेन हो जाएगा दिस, ठीक है। तो थोड़ा सा उसी का यूज किया गया। इस बार क्या है, इससे ये चीज लिखी गई है। अब ये कैसे लिखी गई है वो देखो, ये चीज मेरे पास है। अब इसमें कौन से वेक्टर जाते हैं, इसमें वो वेक्टर जाते हैं या वो मेंबर जाते हैं जो mj के साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। मतलब इसके अंदर वही वेक्टर जाएंगे या वही मेंबर जाएंगे जो mj के साथ क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल। अब देखो ये पूरा का पूरा mi इसके अंदर है, ये कहीं mj ये होगा मेरे पास, इसके अंदर mi है। तो अगर ये इसके अंदर गया है तो ये तभी तो गया होगा जब ये mj के साथ ऑर्थोगोनल होगा, उससे पहले तो ये जा नहीं सकता बेटा। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसकी डेफिनेशन ही ये है कि ये अपने अंदर तभी किसी को एंट्री देता है जब ये mj के साथ ऑर्थोगोनल होगा। तो इसने अगर इसको अपने अंदर ले रखा है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये mj के साथ क्या, ऑर्थोगोनल। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर बेटा, समझ आ गया। अब देखो वही चीज मैंने आपको बताई थी कि मैं दो प्रोजेक्शन लेके चली पी और पीजे, ठीक है, और मैंने दिखा दिया कि उनके रेंज स्पेसिस क्या है, ऑर्थोगोनल है। अगर उनके रेंज स्पेसिस ऑर्थोगोनल है तो बाय दिस मैं बोल सकती हूँ कि पी क्यू क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। मतलब पी आई और पीजे ऑर्थोगोनल होंगे, और ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि पी आई पीजे इक्वल टू 0। अब कब है ये, आई नॉट इक्वल टू जे। और यही कंडीशन हमें क्या करनी थी बेटा, सेटिस्फाई करानी थी, प्रूफ करनी थी। क्लियर। तो मैं यहाँ पे लेके चली कि P मेरे पास प्रोजेक्शन है और मैंने प्रूफ कर दिया कि जितने भी पी आईज हैं वो सभी के सभी क्या है, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है। क्लियर। तो बेटा इसको ध्यान से, अच्छा इजी है, कोई क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है ये। तो इसको सिर्फ कंसेप्टली समझना कि मुझे ऑर्थोगोनल दिखाना है तो इसके मतलब रेंज स्पेसिस ऑर्थोगोनल दिखाने हैं, इसका वेक्टर लिया मैंने और प्रूफ करके मैंने इसमें पहुंचा दिया, मतलब इसके अंदर कंटेन करा दिया। मेरा मेन टारगेट था ये, तो ये हो गया। क्लियर बेटा। तो आई होप आज की वीडियोस आपको अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।